विश्वरंग भोपाल 2020 के इस सत्र में मैं जैनेन्द्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस सत्र का विषय है प्रवासी भारतीय साहित्य मूल्यांकन की चुनौतियां। दरअसल प्रवासी भारतीय कवियों की परंपरा हमारी अपनी भारतीय है। हमसे बिछुड़कर भी अपनी संघर्षशीलता में वे इसी धरती से अब भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं और रचनाओं को आधुनिक भावबोध प्रदान करते हैं। ये दुख का विषय है कि हमने उनके लेखन का सम्यक विवेचन नहीं किया, जो आज प्रवासी भारतीय लेखन की प्रमुख चुनौती है। इस विषय पर विश्वरंग की ये विनम्र किंतु ठोस पहल है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइए सहभागी होइए इस विषय पर होने वाले गंभीर मंथन का बस कुछ ही क्षणों में। प्रवासी भारतीय कविता पाठ के साथ साथ पुस्तक प्रवासी सृजन यात्रा का लोकार्पण भी किया जाएगा। संतोष चौबे जी, आत्माराम जी, आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, नीदरलैंड से यहाँ पर बुलाया। शहरों में एक शहर है जिसके नाम ताल, हिंदी की हसरत लिए आप पहुँचे भोपाल। दुनिया भर में गूंजेगा भोपाल शहर का नाम, दुनिया भर में गूंजेगा भोपाल शहर का नाम और विश्व पटल पर बढ़ेगा हिंदी का सम्मान। बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं बुलाना चाहूँगी हमारी पहली कवियत्री रेखा मैत्रा जी को। रेखा मैत्रा जी अमेरिका से पधारी हैं। विश्व हिंदी का जो ये माहौल बना है, मैंने बहुत सारे आयोजन देखे अब तक, भारत विदेश सब जगह, लेकिन मुझे ऐसा माहौल, सबसे बड़ी खूबी जो इस माहौल में मुझे लगी वो ये कि यहाँ पर बड़ा ही अनौपचारिक व्यवहार है, बड़ा ही अनौपचारिक वातावरण है। जितना लंबा, जितना बड़ा ये यज्ञ है, हिंदी का यज्ञ, उतना ही सरल इन लोगों का व्यवहार है। मैं भोपाल के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैं कहूँगी कि पूरे भारत को इसको अनुसरण करना चाहिए। और ये एक अपने आप में इतनी बड़ी बात है। शायद इसका कारण जो यहाँ के जिन्होंने इसको प्रारंभ किया है, संतोष चौबे जी, फिर हमारे अरविंद चौबे जी, और अब मैं अपनी कविता आप लोगों को कविता यात्रा से मैं ले चलती हूँ। मेरी पहली रचना है चाबी वाली गुड़िया। पहले उसे जब देखा था चाबी वाली गुड़िया सी लगी थी। लोगों ने हंसाया, वो हंस दी, लोगों ने रुलाया, वो रो दी। वर्षों मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, सुनने में आया कि वो बिगड़ गई है, उसे सुधारना ज़रूरी है। मैंने देखा और कुछ नहीं हुआ था, खाली उसने चाबी से चलना बंद कर दिया था, अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया था। उंगलियों की फितरत, रेत पर लिखी हुई तहरीर मिटी जाएगी, रेत पर लिखी हुई तहरीर मिटी जाएगी। वक्त के समंदर का एक तेज ज्वार जो आएगा, साहिल की सारी इबारतें समेटता चला जाएगा। वक्त के समंदर का एक तेज ज्वार जो आएगा, साहिल की सारी इबारतें समेटता चला जाएगा। वो और बात है कि लिखना उंगलियों की फितरत है, वो और बात है कि लिखना उंगलियों की फितरत है। मिटने के डर से उंगलियां कहाँ थमती हैं, मिटने के डर से उंगलियां कहाँ थमती हैं। उन्हें रोशनाई मयस्सर ना हो तो भी वो लिखती हैं, लिखना उनकी फितरत जो है। अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी को। आपका स्वागत। औरत, क्योंकि औरत में पृथ्वी है, वो भी सृष्टि करती है और वो भी जन्म देती है पृथ्वी की तरह। औरत चुप रही, दुनिया बोलती रही। औरत चुप रही, दुनिया बोलती रही। ऐसे ही कई सदियां बीत गई, ऐसे ही कई सदियां बीत गई। औरत सुनती रही है दुनिया के खोखले शब्द, औरत सुनती रही है दुनिया के खोखले और डरावने शब्द।
बच्चे जिसे मुखौटा कहते हैं, बच्चे जिसे मुखौटा कहते हैं। कविता है बीज। औरत सहती रहती है और चुप रहती है जैसे रात, औरत सुलगती रहती है पर शांत रहती है जैसे चिंगारी, जैसे चिंगारी। औरत बढ़ती रहती है, सीमाओं में जीती रहती है जैसे नदी, औरत बढ़ती रहती है, सीमाओं में जीती रहती है जैसे नदी। औरत फूलती है, फलती है जैसे वृक्ष, औरत झड़ती और बरसती है फिर भी रहती है प्यासी जैसे बादल। औरत बनाती है घर पर रहती है बेघर जैसे पक्षी। पर औरत बुलंद आवाज है, पर औरत बुलंद आवाज है, पर चुप रहती है जैसे शब्द। और जन्मती है आदमी पर गुलाम रहती है जैसे बीज धरती के भीतर, जैसे मुझे अधिकांश लोग या सभी लोग अपने लगते हैं और लगता है मुझे कि मैं जानती हूँ उन्हें, अपने सभी उन मित्रों के नाम जो भारत से बाहर रहते हैं, दूसरे दूसरे द्वीपों में हैं, देशों में हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मुझे जो लगता है मैं उसे कहती हूँ अपने विदेश में बसे हुए भारतीय और हिंदी भाषी मित्रों के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है गंध, मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद, जैसे पानी जानता है अपना स्वाद। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे धरती जानती है जल पीना, जैसे धरती जानती है जल पीना। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है अपना फल, अपना बीज। मैं पहचानती हूँ तुम्हें मानसूनी बादलों की तरफ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें मानसूनी बादलों की तरफ। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ, जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पृथ्वी जानती है सृष्टि का ऋतुचक्र, कोई नहीं बताता है उसे। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे ऋतुएं सूंघती हैं गंध और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत और देह जानती है आत्मा का सुख। अभूतपूर्व इस मायने में भी है कि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक घटना को कोई युग पुरुष ही जन्म दे सकता और वो हैं संतोष चौबे जी। प्रस्तुत कविता विचार पाथर है फिरता जोड़ता, विचार पाथर है फिरता जोड़ता है और अब का पल्लू छोड़ता मैं जीवन का अर्थ खोजता। अगली पंक्ति है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई पल भर में मैं बनूं कसाई मैं जीवन का अर्थ खोजता। अहम भटक रहा है। अगली दो पंक्तियां हैं मैं की मस्जिद, मैं की मस्जिद मैं का मंदिर, मैं की मस्जिद मैं का मंदिर फिर ढूंढता मैं इन दो में अंतर। मैं की मस्जिद मैं का मंदिर फिर ढूंढता मैं इन दो में अंतर मैं जीवन का अर्थ खोजता। अगली दो पंक्तियां हैं मैंने ही दिया जहर मीरा को, मैंने ही दिया जहर मीरा को। मीरा
जो जीवन का उत्सव मना रही थी, जीवन एक उत्सव है, उसको जी रही थी, नृत्य कर रही थी, गा रही थी, उसको जहर दे दिया। मैंने ही दिया जहर मीरा को, सिद्ध मस्त नृत्य गीत गुनगार में जीवन का अर्थ खोजता। अगली दो पंक्तियां हैं महावीर स्वामी को लेकर के हैं। महावीर सच नंग धड़ंगा, महावीर ने सच को बताने का प्रयास किया, वो मौन नग्न खड़े हो गए। महावीर सच नंग धड़ंगा, मैंने किया वस्त्र श्रृंगार। अब जितने भी उनके अनुयायी हैं वो तन ढकने में लगे हुए हैं, कपड़ा बेच रहे हैं। मैं जीवन को अशोक सिंह जी, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और उनका कविता संग्रह फिर बसंत आए प्रकाशित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका के भूतपूर्व निर्देशक हैं और त्रैमासिक पत्रिका ई विश्वा के सह संपादक हैं और न्यूयॉर्क शहर में ही काव्य गोष्ठी भी करते हैं। तब रात बाकी है चंदा फलक में अभी, रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा रुक जाओ तुम। रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा रुक जाओ तुम। चाहतों की ये है रात छोटी बहुत, अब तलक की मुलाकात छोटी बहुत, इतने जज्बात अरमा मचलते अभी, सबकी इंतहा अब है छोटी बहुत। दायरा ख्वाबों का थोड़ा बढ़ने तो दो, दायरा ख्वाबों का थोड़ा बढ़ने तो दो, हद की बुनियाद कुछ और उखड़ने तो दो। मेरी किस्मत का लेखा भले कुछ कहे, भाग इस रात का कुछ निखरने तो दो। चंद घड़ियां यही याद रह जाएंगी, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा रुक जाओ तुम। दिल की बातें भी होठों से कब तक कहूँ, दिल की बातें भी होठों से कब तक कहूँ, आंखों की बात दिल में कहाँ तक लिखूं। बस इशारों से अब तक किए हैं मिलन, इश्क के मख्फी किस्से कहाँ तक लिखूं। इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो जरा, इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो जरा, पस व पेश भी दिल क्या कहो तो जरा। रात यही तसव्वुर में थी जो सदा, जहाँ से बढ़ जाने जाना बनो तो जरा। इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो जरा, पस व पेश भी दिल क्या कहो तो जरा। रात यही तसव्वुर में थी जो सदा, जहाँ से बढ़ जाने जाना बनो तो जरा। कल को ये रात फिर लौट आई न तो, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा रुक जाओ। अब बेकरारी तो सबको है और भी सुनने को मिलेगा आगे आगे। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर भावना कुंवर को, जो हमारे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। इन्होंने इनकी विविध विधाओं पर 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई रंगों का सबने जो सजाया है ये गुलदस्ता, कई रंगों का सबने जो सजाया है ये गुलदस्ता। दिलों के बीच खोलेगा, दिलों के बीच खोलेगा नया एक प्रेम का रास्ता। दिलों के बीच खोलेगा नया एक प्रेम का रास्ता। ये महकेगा फजाओं में हर एक कोने में दुनिया के, ये महकेगा फजाओं में हर एक कोने में दुनिया के। बना गुलशन जो मेहनत से कभी मुरझा नहीं सकता, बना गुलशन जो मेहनत से कभी मुरझा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने दूसरे साथी हमारे ऑस्ट्रेलिया के संजय अग्निहोत्री जी को निमंत्रित करती हूँ। इस जहां को तूने जो रंग दिए, ये मैं ऊपर वाले से मुखातिब हूँ।
इस जहां को तूने जो रंग दिए, मैं उन्हीं को चश्मे बयां करूं। इस जहां को तूने जो रंग दिए, मैं उन्हीं को चश्मे बयां करूं। तू खुशी लिखे तो मैं रो पड़ूं, तू खुशी लिखे तो मैं रो पड़ूं। तू जो गम लिखे तो हंसा करूं। इस जहां को तूने जो रंग तेरा आईना हूँ मैं बेरहम, तेरा आईना हूँ मैं बेरहम, तेरा लफ्ज भी हूँ मैं बेशरम। तेरा आईना हूँ मैं बेरहम, तेरा लफ्ज भी हूँ मैं बेशरम। इस जहां के हर एक जख्म की, इस जहां के हर एक जख्म की तू दवा करे मैं दुआ करूं। इस जहां को तूने जो रंग दिए, मैं उन्हीं को चश्म बयां करूं। तू खुशी लिखे तो मैं रो पड़ूं, तू जो गम लिखे तो हंसा करूं। इस जहां को तूने जो रंग दिए, मैं हूँ अक्स तेरे निजाम का, मैं ही नक्श तेरे प्याम का। मैं हूँ अक्स तेरे निजाम का, मैं ही नक्श तेरे प्याम का। मैं हूँ शम्मा तेरे ही नाम की, तू हवा करे मैं जला करूं। तू मैं हूँ शम्मा तेरे ही नाम की, तू हवा करे मैं जला करूं। जहां को तूने जो रंग दिए, इस जहां को तूने जो रंग दिए। दीप रातों में जला के रखिए, दीप रातों में जला के रखिए, फूल कांटों में खिला के रखिए, फूल कांटों में खिला के रखिए। जाने कब घेर ले अकेलापन, जाने कब घेर ले अकेलापन। एक दो दोस्त बना के रखिए, एक दो दोस्त बना के रखिए। दर्द के दुख के विरह के आंसू, दर्द के दुख के विरह के आंसू, मुस्कुराहट में छिपा के रखिए, मुस्कुराहट में छिपा के रखिए। और जिंदगी छोटी सफर लंबा है, जिंदगी छोटी सफर लंबा है। ख्वाब खुशियों के सजा के रखिए, ख्वाब खुशियों के सजा के रखिए। इस पे तवज्जो चाहती हूँ। राज अपने हो या पराए हो, राज अपने हो या पराए हो, अपने होठों में दबा के रखिए, अपने होठों में दबा के रखिए। यार तो यार है दुश्मन को भी, यार तो यार है दुश्मन को भी, अपने सीने से लगा के रखिए, अपने सीने से
लगा के रखिए। और आखिरी शेर है, कोई हमदम न कहीं मिल जाए, कोई हमदम न कहीं मिल जाए, चांद तारों को बिछा के रखिए, चांद तारों को बिछा के रखिए। बहुत बहुत आभार। और आज के हमारे जो सभा के अध्यक्ष हैं उमेश तांबे जी। विश्व रंग है, ये सही मायने में विश्व रंग है। कई कॉन्टिनेंट से, कई देशों से गुणीजन यहाँ पधारे हैं और भोपाल जो साहित्य और संस्कृति की राजधानी है, न केवल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है, साहित्य, संस्कृति और विचारों की राजधानी है ये। और आप लोग आधार स्तंभ बन रहे हैं इसके। तो मैं अपने बचपन की, अपने स्कूल की यादों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। वो बेर वाली के बेर चुपके से चुराना, वो बेर वाली के बेर चुपके से चुराना, लाल काला चूरन खाकर एक दूसरे को जीत दिखाना, जलजीरा इमली देखकर जमकर लाल टपकाना, साथी से आइसक्रीम खिलाने की मिन्नतें करते जाना, ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना। वो लंच के पहले टिफिन चट कर जाना, अचार में खुशबू पूरे क्लास में फैलाना, वो पानी पीने में जमकर देर लगाना और बाथरूम में लिखे शब्दों को बार बार पढ़कर सुनाना, ऐ मेरे स्कूल, ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से बुलाना। वो परीक्षा से पहले गुरुजी के चक्कर लगाना, वो परीक्षा से पहले गुरुजी के चक्कर लगाना, लगातार बस इम्पोर्टेंट पूछते जाना और उनका पूरी किताब में निशान लगवाना, ढेर सारे कोर्स कर देखकर सर चकराना, ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना। वो मेरे स्कूल का मुझे यहाँ तक पहुँचाना, आज हम जहाँ है, हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारे विचार, हमारी विद्या, हमको जो शिक्षा मिली हमारे स्कूलों में, उसके कारण हम आज इस स्तर पे पहुँचे हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे पहुँचोगे। हमारे स्कूल को हम कभी नहीं भुला सकते। तो सुनिए, वो मेरे स्कूल का मुझे यहाँ पहुँचाना और मेरा खुद में हो उनको भूल जाना, वो जवान गुरुजी का बूढ़ा चेहरा सामने आना, ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना। तुम सब अपने स्कूल एक बार जरूर जाना, ऐ मेरे स्कूल जरा मुझे फिर से तो बुलाना। ये दो रचनाएं जिनसे और मैं करीब से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिए, समय चला पर कैसे चला पता ही न चला, समय चला पर कैसे चला पता ही न चला, जिंदगी कैसे गुजरती गई पता ही न चला, जिंदगी की आपाधापी में कब निकली हमारी उम्र पता ही न चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे अब कंधे पर आ तक पहुंचे पता ही न चला, किराए के घर से शुरू हुआ था सफर, किराए के घर से शुरू हुआ था सफर, अपने घर तक आ गए पता ही न चला। साइकिल के पैडल मारते हुए हाँफते थे उस वक्त। साइकिल, हम लोग जब बड़े हो गए थे ना, तो हमने सबसे पहले हमको हीरो साइकिल मिली थी, फिर लूना TFR मिली, फिर हीरो होंडा मिली, अब तो हम कारों में चलते हैं, लेकिन शुरुआती दौर जो था वो साइकिल का था। तो देखिए, सुनिए, जी हाँ, साइकिल के पैडल मारते हुए हाँफते थे उस वक्त, अब तो कारों में घूमने लगे पता ही न चला, हरे भरे पेड़ों से भरे हुए जंगल थे तब, कब हुए कंक्रीट के पता ही न चला। कभी थे जिम्मेदारी माँ बाप की हम, कभी थे जिम्मेदारी माँ बाप के हम, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार हम पता ही न चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, कब रातों की उड़ गई नींद पता ही न चला। बनेंगे कब हम माँ बाप सोचकर कटता नहीं था वक्त, बनेंगे कब हम माँ बाप सोचकर कटता न था वक्त, कब हमारे बच्चों वाले होने योग्य हो गए पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर इतराते थे हम, जिन काले घने बालों पर इतराते थे हम, कब रंगना शुरू हो गया पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर इतराते थे हम, कब रंगना शुरू कर दिया पता ही न चला। होली और दिवाली मिलते थे यार दोस्तों और रिश्तेदारों से हम, होली और दिवाली मिलते थे यार दोस्तों और रिश्तेदारों से हम, कब छीन ली प्यार भरी मोहब्बत आज के दौर में पता ही न चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, कब बच्चे हमसे हुए दूर पता ही न चला।
भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, भरे पूरे परिवार के नाम से सीना चौड़ा रखते थे हम, कब परिवार हम दो पर सिमट गया पता ही न चला। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में अध्यक्षा के रूप में नासिरा शर्मा जी मौजूद हैं। मैं उन्हें बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आप सभी को मेरा सलाम। और मैं इस सत्र के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमारे जो बाहर वाले लोग हैं, लिखने वाले कलमकार, हमारे दोस्त, वो आने वाले हैं। इसलिए मैंने लेखक से मिलिए वाला मन छोड़ के इसको किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि और इस कार्यक्रम के आयोजक को भी मैं थैंक्स देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह उन लोगों को बुलाया जो बाहर लिख रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन लोगों के ऊपर से ये अनुभव गुजरे हैं वो अगर बोले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मोटे तरीके से कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में रह के जो मैं इन लोगों को देखती हूँ या मेरे अनुभव हुए हैं उसको मैं साझा करूँगी। पहली बात तो ये है कि मॉरिशस में और फिजी में और दूसरी जगह जो लोग गए और जिनका जो लेखक बने और अभी तक उसका जिसे कहते हैं रंग फीका नहीं पड़ा है और बहुत ही अच्छा लिखा उन लोगों ने, लेकिन वो जाने वाले जो थे जिन्होंने लिखा वो एक्चुअली छल से, भूख से और बेरोजगारी से तंग आके गए थे। लेकिन आज जो जाने वाले हैं उनके प्रॉब्लम्स यही हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। लेकिन दर्द वही है अपने से बिछड़ने का। अब सवाल ये भी आता है अक्सर कि जो लोग ये कहते हैं कि आपकी राइटिंग में लगातार अतीत झांकता रहता है और बेहतर है कि हम जहाँ भी रहें वहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ के सिस्टम से वफादार हों। तो अब ये सवाल मेरे बहुत ज़्यादा मुझे बेचैन करता है अक्सर कि अगर आप इंडिया से मोहब्बत लगातार कर रहे हैं तो उस प्रशासन को तो शक होगा ही कि आप रहते यहाँ हैं, कमाते यहाँ हैं और आपकी सारी राइटिंग में उभर के वही सब चीज़ें आती हैं। अब सवाल दूसरा आता है कि आप अपनी वफादारी जो है वहाँ के सिस्टम से देते हैं, जो जीवन में आप अनुभव करते हैं उसको लाते हैं। वो कितना प्रमाणिक होता है और कितना यहाँ के भारतीय लेखकों और पाठकों को प्रभावित करता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मानी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उतनी अच्छी उभर के नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छे लेखक भी पैदा हुए और उनकी ज़बान में भी फ़र्क है। जो हम लोग लिखते हैं, जो रोज़ हम लोग एक रंदे की तरह अपने को घिसते हैं और भाषा के सिलसिले से हम एक अलग तरह के तजर्बे से गुजरते, वो तजर्बे जो हैं विदेश में रहने वालों के लिए नहीं हो पाते हैं। वो 3-4 ज़बानों से जूझते हैं, एक अपनी लोकल ज़बान से जिससे वो फैमिली से बात करते होंगे, दूसरी ज़बान ये है कि जहाँ वो रहते हैं वो ज़बान उन पे हावी रहती है, तीसरे दुनिया के स्तर पे अंग्रेज़ी से करते हैं और फिर वो लौट के आते हैं हिंदी के ऊपर लिखते हैं। तो भाषा पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और जो उपन्यास है इसीलिए कम लिखे गए हैं, कहानियाँ ज़्यादा लिखी गई हैं, क्योंकि उपन्यास लिखना एक्चुअली अपने से जुदा होना, अपनी दुनिया से जुदा होना और प्रमाणिकता लाने के लिए आपको कई किरदारों को एक साथ पैदा करना, बनाना, एक शहर को बसाना, उसमें खिड़कियाँ, दरवाजे और पर्दे लगाना, ये बहुत वो है। अब वहाँ का संघर्ष, मैं कह लीजिए जीवन या जो भी पकड़ हो, ये तो हमारे लेखक बताएंगे, लेकिन उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे अच्छी तरह याद है पहला उपन्यास मैंने सुषम बेदी जी का हवन पढ़ा था और मुझे उसका जो पूरा माहौल था उसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया था, लेकिन शायद वो वक्त से पहले लिखा हुआ उपन्यास था, क्योंकि जैसे ज़िंदगी में धर्म दाखिल हो रहा है और इंसान अपने अंदर की दुनिया को गुनाहों से भर भी रहा है और माफ़ी के लिए देखता वो उन चीज़ों को है
जो उसको दे भी सकते हैं कुछ और कुछ नहीं भी दे सकते हैं। और दूसरी ये है कि भाषा, जहाँ जहाँ भाषा लड़खड़ा रही है, 5 ज़बानों के साथ जब आप हैंडल करते हैं बहुत बड़ा विषय, तो वहाँ पे फिर भाषा को भी, तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रवासी साहित्य के ऊपर बातें करते हैं, वो कुछ ऐसा भी इंतज़ाम करें कि एक एडिटर हो जो इन लोगों की भाषा को उस तरह से एकदम अप टू डेट करे। तीसरी बात जो मुझे बहुत तकलीफ होती है वो है इन लोगों के नाम के आगे प्रवासी लगाना। हिंदुओं के हिंदी के दिमाग में ये बात है कि खाना करने से बड़ी अहमियत हो जाती है, और मैं खाना बंदी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, आप अपनी मैगजीन बेच लेते हैं, आप अपना कुछ फतवे दे लेते हैं, लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं। और मैं उर्दू की मिसाल दूंगी क्योंकि मैंने तकरीबन 150 कहानियाँ जो हैं उर्दू की हिंदी में की, और सब एक अंक जो है वो बाहर वालों का है और एक हिंदुस्तानी, और एक अंक जो है वो पाकिस्तानी राइटर्स का। चूँकि मैं हिंदी में लिखती हूँ और हिंदुस्तानी हूँ, तो मैंने उनको 3 खानों में बांट दिया। लेकिन उर्दू वाले कहते हैं कि जिसने भी उर्दू में 2 लाइन लिखी वो हमारे मेन स्ट्रीम का आदमी है, हम खाने में नहीं बांटेंगे। तो जो बाहर विदेशों में लोग लिख रहे हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, नई बस्तियाँ, उर्दू की नई बस्तियाँ। ये खूबसूरत एक्सप्रेशन मुझे लगा। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि प्रवासी होने की वजह से एक ख़ास अहमियत दी जाती है और एक ख़ास, लेकिन बात ये है कि जब आप खाना बंदी कर देते हैं तो आप संकुचित भी उनको कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अहमियत की हैं, और इसमें मैं जानना चाहूँगी कि आखिर उपन्यास क्यों कम लिखे गए हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इसी खानाबंदी की वजह से आज हम 2 टुकड़ों में हैं। इसी टाइम पे कहीं पे कहानी पे बात हो रही है और हम लोग उपन्यास पे बात कर रहे हैं। हमने अपने ही पाठकों को, अपने ही सुनने वालों को, अपने ही को एक्सप्रेस करने वालों को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो कि मुनासिब बात नहीं है। तो मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बीच बीच में हम लोग शेयर भी करते रहेंगे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सभी लोग अपने दिल की बात कह सकें। इसलिए पहली बार आप लोग थोड़ा सा अपने को संक्षिप्त करके अपने प्रॉब्लम सामने लाइएगा, और फिर उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। आपने बहुत सही बात कही। हमको चिंता रहती है कि हमारी जितने भी हिंदी वाले हैं उनकी बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से उनको हिंदी से जोड़ा जाए। लिखने की बात तो दूर रही, वो तो हिंदी मुश्किल से पढ़ पाते हैं या बोल पाते हैं, जबकि ऐसा संभव हो सकता है। और मेरे साथ हुआ, मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगी कि जब मेरा पहला उपन्यास छपा, तो क्योंकि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ पे जो मुझसे पहले हिंदी के प्रोफेसर थे उन्होंने बहुत से ट्रांसलेशन किए थे। उन्होंने प्रेमचंद का ट्रांसलेशन किया था, उन्होंने महादेवी, जयशंकर प्रसाद, जितने भी छायावादी 4 मुख्य जो पंत और निराला, उनके रचनाओं के, जो कि बहुत कठिन था, उनके अनुवाद कर चुके थे। और प्रेमचंद का अनुवाद, मतलब सभी अनुवादों में वो मुझसे पूछ लिया करते थे। तो इस तरह से हमारी एक मित्रता यूनिवर्सिटी में थी कि, और जब हवन छपा तो वहाँ पर क्योंकि वही हिंदी पढ़ने वाले अमरीकी थे, तो मैंने किताब उनको भेंट की थी। उन्होंने पढ़ी, हवन पढ़ा, तो कहने लगे कि इसका तो अनुवाद होना चाहिए, ये तो यहाँ के बारे में है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब उनको उसमें काफ़ी नई बातें मिली कि उसके माध्यम से वो हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं।
तो उनको लगा इसका अनुवाद होना चाहिए। तो उसके बाद उसकी ना केवल चर्चा हुई, उसके रिव्यूज़ आए। अब एक किताब यहाँ छपती है तो वो कई बार दिखती नहीं, खासकर मैं नई लेखिका थी एक तरह से, तो लोगों का मुझ पर ध्यान भी नहीं गया था। लेकिन अंग्रेज़ी में आने से उसका एक बहुत अच्छा असर हुआ, और यहाँ तक कि उससे वहाँ की 20 श्रेष्ठ जो उपन्यास हैं सारे एशिया के, उसमें हवन का नाम गया। तो मतलब ये है कि जो सम्मान किसी कृति को मिलना चाहिए वो हुआ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन आमतौर पे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जिसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर अधिकार हो। तो ये काम है बहुत मुश्किल, लेकिन लकीली तुम्हारी भी किसी उसका अनुवाद किया। और उसके बाद दरअसल मेरा जो दूसरा उपन्यास था लौटना, उसका अनुवाद भी उन्होंने ही अंग्रेजी में किया। तो लेकिन उनके अनुवाद में मुझे भरोसा था, उनकी भाषा वहाँ की, क्योंकि वो खुद अंग्रेजी के उपन्यासकार थे, तो उनकी भाषा में भी एक तरह से बहुत बहाव और एक तरह से अमेरिकीपन या अंग्रेजीपन था, जबकि जब यहाँ का नेचुरली अलग होगा अनुवाद का। लेकिन अनुवाद तो होने चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है जिसकी ओर हम कोशिश कर सकते हैं। सवाल का जवाब हुआ, पर मैं कह रही बाई चांस हो जाता है। बाई चांस बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ से जो आपस में जैसे हम लोग हैं भारतीय भाषाओं वाले मिलते हैं ना, हम लोग उनसे भी बात करते हैं, उनकी चीज़ें भी ट्रांसलेशन, वो रिश्ता आप लोगों का इतने दिनों में क्यों नहीं बन पाया, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में था। वो इसलिए नहीं। और दूसरी बात देखिए ये है सुषम, इत्तेफाकी तो था कि आपने मेरी एक कहानी जो है वो ट्रांसलेशन उसमें कोर्स में लगा दी, मेरी सारी कहानियाँ तो नहीं लगी ना, आपने उसमें एक इंटरव्यू, लेकिन इत्तेफाक ज़िंदगी नहीं हो सकती, साहित्य नहीं हो सकता। तो उसके बारे में कुछ कीजिए, दिक्कत क्या है जो अंग्रेज़ हमारी तरफ हमारे लिटरेचर में क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते हैं, अनुवाद तक नहीं, वो क्यों नहीं आते। जैसे अब मैं फिर उर्दू वालों को कहूँगी कि उर्दू वालों में शेख भी आ रहे हैं, शेख भी नज़में पढ़ रहे हैं, वो एकदम से उर्दू सीख लेते हैं और उसके बाद वो कहानियाँ भी लिखने लगते हैं। तो कहाँ उर्दू वो कर रही है, और मैं अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं जानती कि बंगला का क्या रिश्ता है क्या, लेकिन हमारी हिंदी जहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं वहाँ के स्थानीय राइटर के साथ कोई रैपो क्यों नहीं बन पा रहा है। भोपाल के मित्रों और सहृदय रसिकों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस मंच पर मुझे इतने सारे साहित्यकारों से अन्य भाषाओं की, जिसकी बात नासिरा जी कर रही हैं कि आदान प्रदान होना चाहिए, उन सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अंग्रेज़ी की क्यूरियोसिटी वाली बात की, अंग्रेज़ी वाले क्यों नहीं क्यूरियोसिटी दिखाते, तो मैं अपनी जो लिख के लाई हूँ उसके बजाय वो चर्चा करना चाहूँगी कि इसलिए नहीं दिखा सकते कि हम अंग्रेज़ी पे लटके रहते हैं, हमें लगता है कि अंग्रेज़ी तो बस खुदा है, तो जब हिंदी हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो वो कहाँ से हमें तवज्जो देंगे और क्यों सीखेंगे। हमारे अपने बच्चे नहीं सीख रहे हैं हिंदी। हमने सुना है यहाँ पर कि बहुत से विश्वविद्यालयों में से हिंदी गायब कर दिया है, MA के स्तर पर, BA के स्तर पर, और पुराने कवियों को निकाल दिया है। रामचरितमानस कालबाह्य हो गई है लोगों के लिए। मुझे आश्चर्य, शेक्सपियर कालबाह्य नहीं हुआ है, लेकिन रामचरितमानस कालबाह्य हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब मैं, ये तो एक छोटी सी बात थी, और इसी तरह से कुछ एक बातें, अर्चना जी ने डेनमार्क में लेखन की चुनौतियों की बात की, नासिरा जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो मेरे प्रपत्र को छूती। सुषमा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनके उपन्यास हवन का
ट्रांसलेशन करने का दायित्व एक अंग्रेज लेखक ने लिया, लेकिन ये संभव हो सकता है एकेडमिक क्षेत्र में होने के कारण। यदि आप घर में बैठकर लेखन कर रहे हैं, रोटी चौके चूल्हे मेहमानों को संभालते हुए, तो कोई अंग्रेज आपके पास नहीं कहेगा कि जी आप बड़ा अच्छा लिख रही हैं, मैं आपका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आदरणीय सुषम जी इस बात से सहमत होंगी कि ऐसे संभव नहीं है। तो ये मेरी शिकायत है कि भाई अगर आप इसे समझते, मैं नासिरा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि भाई खानों में रख के क्यों चीज़ देखते हैं आप देखिए कि ये किताब है, ये लेखक है, ये उषा वर्मा कहीं की भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? या वंदना मुकेश या अर्चना पैन्यूली की इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये डेनमार्क की है कि इंग्लैंड की है? अच्छा, मैं इंग्लैंड से आई हूँ, ओ आप भारत से बाहर से आई हैं, अरे वाह वाह आप। तो मैं भी इस बात का बहुत कठोरता से बहिष्कार करती हूँ कि हमें कृपा करके आप कम से कम खाँचों में न बांटें। अगर हमारे लेखन में दम होगा तो वो ज़रूर आपकी नज़र के सामने आएगा। आप जो भी महारथी हैं, आप समीक्षक हैं, आप प्रकाशक हैं, प्रकाशकों की मैं लंबी कहानी है, उस पर मैं चर्चा ही नहीं करना चाहती कि भाई आपकी तोन निकली जा रही है, लेकिन आप बड़ा लेखक देख रहे हो, छोटा लेखक देख रहे हो, प्रवासी लेखक देख रहे हो। हाँ, तो ये कैसे संभव है? संचालक श्री अनिल शर्मा, सभागार में बैठे श्रोताओं, मैं प्रसन्न हूँ, गौरवान्वित हूँ कि विश्वरंग भोपाल में के इस महोत्सव में मुझे प्रपत्र पढ़ने का निमंत्रण मिला। मैं भूमिका न बांधकर सीधे विषय पर आती हूँ। आप सब ये सच जानते हैं कि प्रवासी साहित्य शब्द पहली बार 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में उस लेखन के लिए आवंटित हुआ था जो गुलाम भारत के बंधुआ श्रमिकों अथवा वंशजों द्वारा लिखा गया दर्द भरा रक्त रंजित साहित्य था। मेरा मानना है कि नागरी लिपि और हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य, चाहे वह पृथ्वी पर लिखा जा रहा हो अथवा चांद पर, परंतु वह कहलाएगा हिंदी साहित्य। आप मुझसे एग्री करते हैं? करते हैं। वह कहलाएगा हिंदी साहित्य ही। फिर भी साहित्य के क्षेत्र में प्रवासी साहित्य जैसे आरक्षण की आवश्यकता थी। आरक्षण देकर विदेशों में लिखने वाले लेखकों को या तो हीन भावना मिलती है या अहंकार मिलता है कि हम महत्वपूर्ण। भारत के किसी अन्य देश में अथवा भूभाग में प्रवासी और अप्रवासी जैसा बंटवारा नहीं है। अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, यहाँ तक उर्दू में भी प्रवासी साहित्य नाम की कोई चीज़ नहीं। लेखक जरूर इंडियन डायस्पोरा कहलाता है, परंतु उसका साहित्य डायस्पोरा लिटरेचर नहीं कहलाता है। लेखक प्रवासी होता है किंतु उसका साहित्य नहीं। यदि साहित्य समाजोन्मुख है, वह समय सापेक्ष है और उत्कृष्ट है, तो वह अपने आप मुख्य धारा में स्थान बना लेता है। रचनाकार को जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बंटवारे, खेमे या आरक्षण की नीति ने साहित्य के क्षेत्र में कई असामाजिक प्रवृत्तियाँ उभारी हैं। अंत में अपने साहित्यिक गुरु स्वर्गीय कमलेश्वर जी को नमन करते हुए कहती हूँ, वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। रचना अपने मानदंड खुद तय करती है, इसलिए उनके लिए मानदंड बनाए नहीं जाते। रचना खुद बोलती है कि वह किस कालखंड और किस देश में लिखी गई है अथवा किस व्यक्ति विशेष में। भारतीय साहित्य में कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रवासी लेखक मॉरिशस, ब्रिटेन, अमेरिका, हॉलैंड और नॉर्वे में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कहानियाँ लिख रहे हैं। लेखन में कनाडा, फिजी तथा खाड़ी के देश भी भारतीय और किसी और से पीछे नहीं रह गए हैं। प्रवास में यथार्थ के परिचित तथा सूक्ष्म संवेदनाओं और भावों को व्यक्त करते हुए उपन्यास और कहानियाँ लिखी जा रही हैं। साहित्यकारों में अपने रचनात्मक संसार में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रदेश में रहकर उन्होंने उसको कलमबद्ध किया है। विदेश में रहने के बावजूद उनके अनुभव और अभिव्यक्तियाँ, उनके तार अभी भी स्वदेश की यादों से जुड़े हैं। इसको नकारात्मक न लेकर इसको हमें सकारात्मक आकार देना है। प्रवास के जीवन की अनूठी झलक एक प्रवासी लेखक ही जानता है, क्योंकि जीवन के थपेड़ों के निशान उसके मन और शरीर पर पड़े होते हैं। उन आघातों से जूझते हुए
वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाए रखता है और बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है कि विदेश में साहित्यकार अपने जीवन अनुभव और अपनी भावनाओं को कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से रूपायित कर रहे हैं। भारत से जुड़े रहकर तथा विदेश में रहते हुए भी लेखक तथा कवि एक प्रकार के विशिष्ट प्रवासी साहित्य की रचना कर रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ 35 देशों के लोग आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ मैसेज है, संदेश है। उसके लिए मैं यहाँ पर विश्व रंग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नमस्ते। मित्रों, मैं एक ऐसी कहानीकार को आपसे परिचित कराना चाह रहा हूँ मैं, जिनकी कहानियों का जो मूल तत्व है वो संवेदना है। इनकी कहानियों में जो स्थानीय बातचीत है, जैसे शाम भर बातें, वो इनकी बड़ी विशेषता है कि चाहे चांदनी चौक की भाषा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की भाषा हो, वो एक प्रयोग जो एक बड़ा खूबसूरत रंग इनकी कहानियों में ले आता है। तो ऐसी विविध छटाओं वाली कहानी लिखने वाली और संवेदनशील कहानीकार दिव्या माथुर जी, कृपया एक बार तालियों के साथ। हम प्रवासी लेखक 2 सतहों पर एक साथ जीते हैं, रहते हैं और विदेश में मन में तानो मन रहता है भारत में। हमारी विहंगम दृष्टि हमारे नज़रिए में एक बड़ा बदलाव लाती है, हमारी समझ में परिपक्वता लाती है। जो लेखक प्रवासी देश में रस्ता बसता जाता है, उसका लेखन मूल देश से दूर और प्रवासी समाज से निकट होता जाता है। विदेश में रोप दिए जाने से जैसे पौधा विदेशी नहीं हो जाता, बल्कि एक नए वातावरण में पनपने की वजह से उसमें अतिरिक्त सहिष्णुता और क्षमता जैसी अनन्य खूबियाँ आ जाती है। उनका दृष्टिकोण आत्मगत नहीं रहता, वस्तुनिष्ठ हो जाता है। विदेश में रहने वाले हिंदी साहित्यकार, विशेषतः लेखिकाएँ, जहाँ एक और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उनकी रचनाओं में विभिन्न देशों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, वहीं दूसरी ओर हिंदी की साहित्यिक रचनाशीलता का आयाम भी बनती है। विभिन्न देशों के इतिहास और भूगोल का हिंदी पाठकों तक विस्तार होता है। रचनाओं को एक वैचारिक सूत्र से नहीं बांधा मैंने उसमें, लेकिन किंतु कहानियाँ व्यापक रूप से लेखिकाओं के संघर्ष को जोड़ती है। मुख्य धारा प्राधान्यता एवं आलोचनात्मक श्रुति के चलते यह संग्रह साहित्यिक अथवा समाजशास्त्रियों के लिए दिलचस्प हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय था प्रवासी साहित्य क्या सीमित है, तो विश्व रंग का आयोजन है और मैं ये देखती हूँ कि विश्व जो इतने रंगों का मेल है, इतनी संस्कृतियों का गठजोड़ है इसमें, और इतने तरह के साहित्य का धरातल है ये, तो जब हम विश्व में इतने रंग हमें देखने हो, तो क्या हम किसी एक विशेष स्थान से सीमित हो जाएं तो हमें वो सब कुछ दिखाई देगा? शायद नहीं। तो संपूर्ण समाज जब उसकी झांकी हमें पानी होती है, तो विश्व के कई भागों के साहित्य को हमें टटोलने की आवश्यकता होती है। और हिंदी साहित्य पर भी यही बात लागू होती है कि भारत में तो जो साहित्य लिखा जा रहा है वो बहुत व्यापक है, विशाल है, लेकिन भारत से बाहर भी जो साहित्य लिखा जा रहा है उसकी कितनी विधाएं लिखी जा रही हैं, वहां से भी हमें भारतीय संस्कृति और जो सांस्कृतिक संक्रमण का एक काल चला है उसकी कई झलक देखने को मिल जाती हैं रचनाओं में। तो आज परिवेश बदल रहा है, हम विषय वस्तु भी बदल रही है लोगों के लेखन में, लेकिन अभी भी कई चीजें बार बार आ रही हैं। तो इन्हें ये जो नई चीजें बार बार प्रवासी साहित्य के रूप में बाहर निकल कर आ रही हैं, तो अवश्य ही इनमें सुधार होगा और दक्षिण पूर्व एशिया भी बाकी प्रवासी साहित्य या जो मुख्य साहित्य है उससे जुड़ेगा और आप सब तक पहुंचेगा। धन्यवाद। जो कथादेश प्रकाशित हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह से अपने देश में उसको एक सेट ले जाएं, इसलिए कि ये भारत की 200 साल की कथा परंपरा को ट्रेस करता है। 1803 से लेकर 2019 तक की कहानियों को ट्रेस करता है। इसमें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसमें हमारे जो प्रख्यात आलोचक हैं अपने देश के, लगभग 30-70 आलोचकों की टिप्पणियां भी उसमें हैं। उनके आलेख हैं कि उस काल की प्रवृत्ति क्या थी, उस काल की प्रवृत्ति से कहानी को कैसे देखा गया था और आज की युवा कहानी कैसी है, कैसे ग्रो हुई है। मुझे लगता है कि हम एक गहरा विमर्श इस पर शुरू करें और प्रवासी भारतीयों की जो प्रकाशित कृतियां हैं उस पर ही भी ऐसा ही एक हम निकालें और उस पर बातचीत करें।
सबसे पहले कहानी में कहन होना चाहिए, तो कहन से कहानी बनी। और एक उर्दू में भी बड़ा इस समय मूवमेंट चल रहा है दास्तान। तो अगर कहन, कहानी और दास्तान की बात करें तो बहुत अच्छी जो कहने की कला है वो तेजेंद्र जी के पास है। और वो सिर्फ, जैसे हम कविता में कहते हैं कि दो तरह की कविता है, एक लिखित कविता और एक वाचिक परंपरा की कविता। तो चाहे लिखना हो चाहे कहना हो, दोनों ही उनको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, जिसका प्रमाण वो अभी स्वयं जब वो बोलेंगे तो आप सुनेंगे। तो इतनी, और जो पूरा जो विदेशों में भारतीय साहित्य लिखा जा रहा है उसमें तेजेंद्र जी ने बड़े अच्छे इंटरवेंशन से, बड़े प्रयासों से, बड़ी निष्ठा से उसको एक अगले मुकाम पर पहुंचाया है। मूल्यांकन की चुनौतियां 2-3 लेवल्स पे होती हैं। पहली, जो कहानी मैंने लिखी है वो पाठकों तक कैसे पहुंचाऊं ताकि वो उसे पढ़कर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। वो स्थिति पहले बहुत विकट थी, क्योंकि हाथ से कहानी लिखनी पड़ती थी और फिर हम बड़ी मुश्किल से उसकी फोटोकॉपी कराते थे साफ करके, उसे बाई पोस्ट मैगजीन को भेजते थे, अखबार को भेजते थे, और फिर हमें कभी पता नहीं चलता था कि स्वीकृत हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो चिट्ठी वापस नहीं भेजते थे, उस पे स्टैंप्स बहुत लगाने पड़ते थे। तो प्रवासी लोग केवल इंतजार में रहते थे कि कहानी छपेगी, नहीं छपेगी, स्वीकृत होगी, नहीं होगी, हमारे साहित्य को भारत में कोई पहचान पाएगा या नहीं। ये केवल एक सोच में रह जाती थी। कि मैं प्रवासी बनने से पहले मेरे 3 कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से छप चुके थे जब मैं लंदन में आया। तो मुझे वो समस्या नहीं थी कि भाई मुझे किताब कहाँ से छपवानी है, कहानी कहाँ छपवानी है, मगर मेरे साथ बिल्कुल उल्टी समस्या हो गई कि मेरा भारतीय लेखन भी मेरे प्रवासी होते ही प्रवासी हो गया। और मैं इतना परेशान हूं कि भाई जो कहानियां भारत में रह के लिखी, भारत के बारे में लिखी, भारत की कहानी को उस समय भी एक नया डायमेंशन दिया, क्योंकि मैं केवल इंडियन नहीं था, मैं एयर इंडियन था। तो एयर इंडियन होने के नाते मेरी दुनिया अलग थी। मैंने उस दुनिया की कहानियां लिखी और लोगों तक पहुंचाई, मगर मेरे प्रवासी होते ही वो बेचारी मारी गई और वो प्रवासी हो गई। अब 6000 या 630 लेखक जब चुने गए तो उसमें वो बेचारे 3 कहानी संग्रह तो थे ना जो मेरे प्रवासी बनने से पहले छपे हुए, लेकिन वो बेचारे उस दुविधा में फंस गए। एक कहानी में लिख लीजिए आप कि ब्रिटेन में एक आम आदमी पुलिस वाले को डांट देता है, वो खाली दिखा देते हैं कि उसने डांट दिया। तो भारत का पाठक और आलोचक कहते हैं कि भाई ये कैसे संभव है, हरियाणा में करके दिखाए कोई। तो भाई बात ये है, मैं कहानी हरियाणा की नहीं लिख रहा। इंग्लैंड में पुलिस वाला मिलता है तो हम डरते नहीं हैं, हम सेफ फील करते हैं कि पुलिस वाला मिला है, अब हम बच गए, अब कोई मुश्किल नहीं होगी। ये चीजें जब तक हमारे आलोचक को नहीं पता होगी, अगर आलोचक की सारी ट्रेनिंग खेतों से जुड़ी है, किसान से जुड़ी है, तो विमान से जुड़ी कहानी की आलोचना अगर वो करता है तो कहानी पे भी अन्याय करता है और लेखक पे भी अन्याय करता है। तो जरूरत दोनों तरफ की है। हमें प्रवासियों को अपने मुद्दों को, और एक बात और बता दूं, प्रवासी कहानी किसी विचारधारा के दबाव में नहीं लिखी जाती। हम लोग जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, हम उस पे कहानी लिखते हैं। हमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर किसी तरह का नहीं है, कोई दाएं हाथ बाएं हाथ का चक्कर नहीं है, हम दिल से लिखते हैं और आपकी तरफ भेजते हैं। ऐसे ही एक पत्रिका के संपादक, जो पत्रिका डेडिकेटेड है, समर्पित है प्रवासी लेखन को, प्रवासी साहित्य को, उसका नाम है प्रवासी संसार। उसके संपादक हमारे बीच में हैं। तो मैं बात कर रहा था राकेश पांडे जी की। राकेश पांडे जी ने पिछले काफी वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, प्रवासी संसार पत्रिका निकालते हैं, और इस विषय पर जो मूल्यांकन की चुनौतियां हैं उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। प्रवासी साहित्य की जब शुरुआत होती है तो
तो वो गांधी जी के काल से पहले से हो जाती है। अगर आपको पढ़ना है तो शायद आपने प्रवासी पत्रिका देखनी चाहिए, बनारस चतुर्वेदी जी की चांद का प्रवासी अंक देखना चाहिए। आपको भवानी दास सन्यासी प्रवासी की डायरी पढ़नी चाहिए, वो प्रवासी साहित्य है जो उस समय के किस प्रकार से भारतीय समाज की पीड़ा को लेकर व्यक्त करता है। और पीड़ाएं हर समय में होती हैं, चाहे वह समय था चाहे आज का समय है। उस समय को उन्होंने व्यक्त किया, आज के समय को आपको व्यक्त कर रहे हैं कि आप लंदन में रहकर, आप फिजी में रहकर, आप मॉरिशस में रहकर, आप अमेरिका में रहकर आपने उस भाषा को जिंदा रखा है जिसको आप यहाँ से लेकर गए हैं या उनके पूर्वज लेकर गए थे। ये महत्वपूर्ण कम देखते हैं कि आपने किस प्रकार की रचा उसको। आपकी उस रचना में यदि कोई बात लगती है कि जो असहज करती है तो प्राय संपादक उसको संपादित भी कर देते हैं कि ताकि आपका नाम जा रहा है, साथ साथ वह हिंदी का मान बढ़ रहा है कि आप अमेरिका में, आप लंदन में, आप वहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं। तेजन जी ने कहा कि वो गांव की कहानी से नहीं जुड़ती हैं, लेकिन भारत में जब वो कहानी आती है तो कहानी यहाँ के समाज से भी नहीं जुड़ती है। यहाँ कोई अपनी बेटी के साथ मार्ग धंधा करने का जिस प्रकार का आप परिवेश आप लिखते हैं वह शायद भारत का एक आम नागरिक जो आम गांव पाठक मिलेगा वह शायद आपकी कहानी को सहजता से स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत में वह परिवेश नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है जब मूल्यांकन की चुनौतियां आती हैं तो वह साथ साथ वह संस्कृति भी आती है जिसकी अपेक्षा आप लोगों से की जाती है कि जो हमारी मूल्यांकन की प्रवासी साहित्य की जो चुनौतियां हैं इस पे मुझे लगता है कि आप अधिक से अधिक बल रचना की गुणवत्ता पे दें। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रवासी में है कि नहीं है, प्रवासी शब्द चल चुका है और चलेगा, और इसको मिटाने से मुझे लगता है कि बहुत सारी और चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं ये मानता हूँ कि प्रवासी साहित्य जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का एक अंग है, और यहाँ तक कि इस आंदोलन में या इस अभियान में या इस साहित्य में हिंदी कथा साहित्य के अगुआ बनने की क्षमता है। ये कई बार बात आती है कि ये सिर्फ भारत का है, नहीं। सलमान रश्दी ने जब अपनी मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी तो उस समय में उन्होंने कहा कि देखिए लगभग 100 वर्षों तक अब सबसे बड़ी चीज जो साहित्य के अंदर जो बिंदु आने वाला है, जिस पर चीज लिखी जाएगी, वो है विस्थापन और प्रवासी दल। वो विस्थापन जो है वो शहर से, गांव से शहर आने वाले का भी है, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले का। तो जब हम प्रवासी मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से या सम्मान समारोह के माध्यम से लोगों का मूल्यांकन करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमको गहरे में जो लिखे हुए जो लोग हैं उस प्रवासी साहित्य का एक व्यापक जो परिदृश्य है उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। मित्रों, अब हम इस सभा के बिल्कुल अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं और हमारे पास हमारे अंतिम वक्ता श्री आदरणीय श्री कमल किशोर गोयनका जी हमारे बीच में है। लेकिन पहला सत्य तो यह है कि प्रवासी साहित्य एक सत्य है और वो आंदोलन नहीं है। जिस आंदोलन के कारण से एक प्रवासी साहित्य का रूप हमारे सामने दिखाई देता है, उसका आकाश छोटा हो सकता है, लेकिन वह ऐसा आकाश है जो अपना अस्तित्व रखता है। अब उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। ये मेरा निष्कर्ष है 40 वर्ष का मुझे लगता है। आकाश छोटा हो सकता है लेकिन आकाश का विस्तार हो रहा है। जो आकाश पहले मॉरिशस तक सीमित था, फिजी तक सीमित था, वो आज देखिए पूरे विश्व के कोई देश ऐसा होगा जहां हमारा रचनाकार आपको उपस्थित नहीं मिलेगा। तो ये रचना का जैसे हिंदी का विस्तार हो रहा है, उसी तरह से आप कह सकते हैं ये प्रवासी साहित्य का विस्तार हो रहा है। कहानी का शास्त्र आप क्यों बनाते हैं? कहानी का शास्त्र बनाने का अधिकार आलोचक को दीजिए ना। ये आलोचक का धर्म है, ये प्रोफेसर का धर्म है जो साहित्य पढ़ाता है। रचनाकार यदि साहित्य शास्त्र बनाएगा तो वो शास्त्र बनाएगा कि रचना करेगा। आपकी रचना धर्मिता में शास्त्र नहीं आना चाहिए, आपको प्रवासी साहित्य का व्याकरण नहीं आना चाहिए। ये हमारा धर्म भाई, इस हमारे काम को हमें हमारे पास रहने दीजिए। आपका काम केवल रचना करना है। आप रचना करिए, बढ़िया से बढ़िया रचना करिए, जिससे मेरे जैसे आलोचक को ये कहना पड़े कि अब इसको प्रवासी शब्द की आवश्यकता नहीं है। ये आप नहीं पूछ सकते। आप इस हमारे सरकार को प्रकाश करके आप मत लें। और एक बात तो आपने कही नई पीढ़ी, वो बड़ा संकट है। और लेकिन आप देखिए मॉरिशस ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। मॉरिशस में अब तीसरी चौथी जो पीढ़ी है वो हिंदी में लिख रही है।
आपको भी देखना है कि यूरोप के अंदर, अमेरिका में जो आपके बच्चे हैं, आपकी पीढ़ी है, वो हिंदी में लिख रही है, नहीं लिख रही है। ये बड़ा संकट है और इस संकट से आपको जूझना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि आप जूझेंगे और एक नई पीढ़ी को आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा जो हिंदी के अंदर लिख करके इस प्रवासी साहित्य के एक फूल को एक वृक्ष के रूप में बदल। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर के इसको कर सकेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद।